हेलो स्टूडेंट, मैं आज क्लास 11th के बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट जीव जगत के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो इसे ध्यान से पढ़िएगा और जो भी मैं आपको डिफिनीशन या परिभाषा बताते जाऊँगी वो अपने कॉपी में नोट करते रहिएगा। पहला है जीव जगत। जीव जगत क्या होता है? द लिविंग वर्ल्ड। जिस जगत में या जिस संसार में जीवों का उपस्थित होना पाया जाता है उसे जीव जगत कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा अर्थ, पृथ्वी, इसी को ही हम क्या कहेंगे? जीव जगत कहेंगे। और यहाँ पे उपस्थित जितने भी जीवधारी हैं, जो भी जीवधारी अपना जीवन धारण करते हैं। जीवधारी का मतलब क्या होता है? वह जीव जिसके अंदर जीवन धारण हो, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जीवधारी कहेंगे। और उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला है जीव विज्ञान। जीव जगत में सबसे पहले जाना जाता है कि जीव विज्ञान क्या है या किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। फिर से अपने कॉपी में ध्यान से नोट करिएगा डिफिनीशन। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, यानी बायोलॉजी इज टू टाइप्स। कौन कौन से? पहला है जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। पहला क्या है? जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को इन इंग्लिश जूलॉजी कहते हैं और वनस्पति विज्ञान को इन इंग्लिश बॉटनी के नाम से जाना जाता है। अब जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है जीव विज्ञान का टाइप वनस्पति विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पति का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट मैं कर रही हूँ, अपने डिफिनीशन में बात नोट करते रहिए एक लाइन में कि जीव विज्ञान के जनक कौन थे। जीव विज्ञान के जनक कौन थे? तो जीव विज्ञान के जनक थे अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु थे। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से इसे याद रखिएगा। जीव विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु थे। अब जंतु विज्ञान के कौन थे जनक? तो जंतु विज्ञान के भी जनक कौन थे? अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु एंड फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। अब आता है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थे थियोफ्रेस्टस। कौन थे? थियोफ्रेस्टस। ध्यान से नाम अच्छे से याद रखिएगा। बायोलॉजी के फादर कौन थे? अरस्तु थे। जूलॉजी के फादर कौन थे? अरस्तु ही थे। एंड वनस्पति के फादर या बॉटनी के फादर या जनक कौन थे? थियोफ्रेस्टस थे। आई होप आप तीनों की हेडिंग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं कि जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपको जीव जगत के बारे में पढ़ा रही हूँ तो जीव जंतु इसमें हम आपको जंतु विज्ञान के बारे में समझाएंगे। तो जीव कितने तरह के होते हैं? तो जीव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। एक सजीव किसे कहते हैं? सजीव क्या है? तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवधारियों को हम लोग सजीव कहेंगे। जो क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, गति करते हैं, अपना पोषण तत्व ग्रहण करते हैं। ऐसे चीज़ों को हम क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे। यहाँ पे मैं सजीव को लिख सकती हूँ लिविंग। क्या लिख सकती हूँ? लिविंग लिख सकती हूँ। इसकी डिफिनीशन लिखिएगा। जीव स्वप्रतिकृति विकासशील तथा
स्वनियमनकारी तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है। पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है कॉमा जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। ठीक है। सजीव की डिफिनीशन मैंने क्या लिखी? जीव स्वप्रतिकृति। स्वप्रतिकृति क्या होता है? यानी अपने जैसे जीवों को जन्म देना। किसकी तरह? अपनी टू कॉपी। यानी जीव जब जनन करते हैं तो अपने ही तरह एक जीव को जन्म देते हैं, तो उसे हम कहेंगे स्वप्रतिकृति। यानी स्वयं जनन करके अपने ही तरह एक जीव को जन्म देना। विकासशील। विकासशील क्या होता है? जो वृद्धि करते हैं, ठीक है, ग्रोथ करते हैं। तथा स्वनियमनकारी, यानी वह अपनी दैनिकचर्या में जितने भी काम काज करते हैं, खुद अपना भोजन बनाते हैं, खुद खाते हैं, किसी काम पे जाना, कार्य करना, वही सब है। जीव स्वप्रतिकृति, विकासशील, स्वनियमनकारी, पारस्परिक क्रिया तंत्र है। जीव क्या है? ध्यान से समझिएगा। स्वप्रतिकृति, विकासशील तथा स्वनियमनकारी, पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति। व्हाट इज अ बाह्य उद्दीपन? एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या होता है? तो उद्दीपन का मतलब मैं बताऊं कि अगर मुझे गर्मी लग रही है तो मैं पंखा चलाऊंगी, ठीक है। अगर मेरा हाथ किसी जले हुए चीज़ों पर रखा जाए तो मैं उसे तुरंत हटा लूँगी। यानी वह ऐसी क्रिया जिसके द्वारा हम कोई भी अपना अगला कार्य करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसी को उद्दीपन या इन इंग्लिश स्टिमुलस कहा जाता है। तो जीव स्वप्रतिकृति, विकासशील तथा स्वनियमनकारी, पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखता है। ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे। निर्जीव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जीवधारियों के लक्षण। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे? जीवधारियों के लक्षण। जीवधारियों के बहुत सारे लक्षण होते हैं। अभी मैंने कहा कि जीवधारी किसे कहते हैं? कि जो जीवन को धारण करता है। तो क्या प्लांट भी जीवधारी में इंक्लूड होते हैं, शामिल होते हैं? तो हाँ, प्लांट भी जीवधारियों में आते हैं। बिकॉज वो भले मूव न करे, भले गति न करे, लेकिन वो वृद्धि करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो जीवधारियों के लक्षण में प्लांट भी इंक्लूड होगा। लेकिन यहाँ पे जीवधारियों में हम लोग सजीव के बारे में लिखेंगे तो भले हम इसमें वृद्धि जनन लिखेंगे, लेकिन ध्यान देना सजीवों के विशिष्ट लक्षण के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? सजीवों के विशिष्ट लक्षण के बारे में जानेंगे। यानी कुछ ऐसा स्पेशल लक्षण हो जो सजीवों में केवल पाया जाए, निर्जीवों में पाया ही नहीं जाता है। ठीक है। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे जीवधारियों के लक्षण, और उसमें पहली हेडिंग आपकी रहेगी वृद्धि। वृद्धि, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? ग्रोथ कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रोथ। अब इसकी डिफिनीशन लिखिएगा। सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार व संख्या में वृद्धि होना वृद्धि के दो युग्मी लक्षण हैं। जीवों के भार व संख्या में वृद्धि होना वृद्धि के दो युग्मी लक्षण है। बहुकोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि होता है। बहुकोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन के द्वारा मतलब हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? कोशिका, यानी सेल्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? लाखों करोड़ों पाए जाते हैं। तो ये कोशिका क्या होती है? जब ये विभाजन यानी दो भागों में बंटते हैं तो ये बाद में क्या, दो नई
सेल्स या 2 नई कोशिकाएं बनाते हैं। फिर ये 2 कोशिकाएं जब 2 भागों में डिवाइड होती हैं तो ये कितने पार्ट में आ जाएंगी, 4 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। यानी जो हम बहुकोश के, यानी ह्यूमन बींग्स भी क्या है, बहुकोश की जीव है, मल्टी सेलुलर है, तो ये क्या होगा, बहुकोश की जीव के द्वारा वृद्धि करता है। आगे लिखिए, पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत को विभाजन द्वारा होती है। पौधों में वृद्धि जीवन कोशिका विभाजन द्वारा होती है, लेकिन जीवों में ये वृद्धि सीमित आयु तक होती है। इसका मतलब जैसे जितने भी सजीव हैं, हम लोगों की जो वृद्धि है वो एक सीमा तक आके रुक जाती है। हम लोग, अब मैं इतनी की हो गई हूँ या आप हो गए हो, तो अब उससे ज़्यादा आप बढ़ नहीं सकते हो। लेकिन प्लांट में क्या होता है, कोशिका विभाजन तो होता है, लेकिन वो क्या होता है, उनकी वृद्धि सीमा, उनकी कोई तय नहीं, उनकी वृद्धि, यानी वो बढ़ते ही रहते हैं जब तक उनका जीवन काल या लाइफ स्पॉन होता है। आगे लिखेगा, एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकती हूँ अमीबा का। किसका एग्जाम्पल दे दूँ, अमीबा का। अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करता है, अगर अमीबा को 2 भागों में बांट दिया जाए या उसे कट कर दिया जाए, ये है मल्टी सेलुलर नहीं, बहुकोश की नहीं, यूनि ही सेलुलर है, लेकिन जो इसके 2 भागों में बटे हुए बॉडीज होंगे वो क्या बना देंगे, 2 नए अमीबी या 2 नए अमीबा संतति का निर्माण करते हैं। यानी एक कोशिकी द्वारा भी, उसमें भी कोशिका विभाजन के द्वारा जीवों का निर्माण होता है। बहुकोश के भी समझ लिए, एक कोश के भी समझ लिए। आगे लिखिएगा, यदि हम भार को वृद्धि का लक्षण मानते हैं, आगे लिखिएगा, यदि हम भार को वृद्धि का लक्षण मानते हैं तो निर्जीव भी वृद्धि करते हैं, तो निर्जीव भी वृद्धि करते हैं। जैसे, तो निर्जीव भी वृद्धि करते हैं, जैसे लिखिए पर्वत, जैसे पर्वत। सेकंड ऑप्शन लिखिएगा रेत का टीला, पर्वत, रेत का टीला इत्यादि। अब ये क्या है, अभी मैंने कहा कि अभी मैंने वृद्धि के फर्स्ट वाले लाइन में लिखाया था कि जीवों के भार व संख्या में वृद्धि को ही हम लोग वृद्धि कहेंगे, लेकिन पर्वत और रेत के टीले क्या हैं, निर्जीव हैं। इनमें क्या वृद्धि होती है, तो हाँ वृद्धि होती है। अभी मैं यहाँ पे एक पर्वत बनाऊं और इस पर्वत पे बाहरी तरफ से आके धूल कर यहाँ पे आके बैठ जाएं, तो क्या पर्वत के भार में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, तो हाँ होगी। अगर मैं यहाँ पे रेत के टीले का एग्जाम्पल दूँ, उदाहरण दूँ, तो रेत का टीला क्या होता है, इस तरफ पड़ा है, अगर इसके ऊपर से एक और रेत का टीला आके यहाँ पे कवर हो जाए, एक और लेयर बना दे, तो क्या इस निर्जीव चीज़ में, इस रेत के टीले में इसके भार में वृद्धि होगी, तो हाँ होगी। इसका मतलब मैं आपको बताई थी कि सजीवों का विशिष्ट लक्षण क्या क्या होता है, यानी वृद्धि जो लक्षण है वो सजीवों में भी होता है प्लस निर्जीव में भी होता है। इसीलिए वृद्धि को सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं मानेंगे। बाकी अगला हेडिंग डालिए जनन, बाकी नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालिएगा वृद्धि के बाद जनन। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मैं आपको वीडियो पार्ट 2 में इसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी। और आज मैंने जो भी आपको बताया है डिफिनीशन, उसको सुन के अपनी नोटबुक तैयार करिएगा और उसे लर्न करिएगा। थैंक्स।